हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें लास्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए थे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो टर्म्स इन्वॉल्व थे बेसिकली उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उसके लिए फिर से एक बार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखें। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तीन इक्वेशंस लिखे गए थे। सबसे बड़ा वाला इक्वेशन ऐसा था, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। एक ऐसा इक्वेशन था। इसी को फिर सिंप्लीफाई करके लैप्लेशियन ऑपरेटर के टर्म में ऐसा लिखा गया था, डेल स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया था ऐसा, एच कैप साई इक्वल टू ई साई। ये जो तीन इक्वेशंस लिखे गए हैं इसमें से ये जो डेल स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल डिफ्रेंसिएशन को। डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन किया गया किसका, तो इस साई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। और यहाँ ये डेल स्क्वायर्ड है, लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर। और यहाँ ये एच कैप है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये सारे चीज़ सेम ही है, चाहे आप डेल स्क्वायर को लेकर के चलो या फिर यहाँ लैप्लेशियन ऑपरेटर को लेके चलो या फिर यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का मतलब ही हुआ कि ये सारे इस फंक्शन को ऑपरेट कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये सभी जो है डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है ऐसे इस साई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो यदि इसका सिंपलेस्ट इक्वेशन देखोगे ना तो इसमें से ये जो तीन टर्म्स हैं, एच कैप, ये तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो बतलाएगा कि इस फंक्शन को ऑपरेट कैसे करना है। ई यहाँ टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। तो कहीं ना कहीं इस साई को ही एक्सप्लेन करना है हम लोग को। इस ऑपरेटर के बारे में बहुत कुछ तो है नहीं अभी एक्सप्लेन करने को, बस फिलहाल जानो कि ऑपरेटर कहने का मतलब इस फंक्शन को ऑपरेट करने वाला, कि फंक्शन क्या करेगा, क्या बतलाएगा, कैसे ऑपरेट होगा उसके बारे में बतलाएगा। ई तो टोटल एनर्जी ही हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो मेन यहाँ से क्या बच रहा है, साई। शुरुआत जब करा था हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तो उसमें बताए थे कि यह इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए पीछे डुअल नेचर जो पढ़े हम लोग, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ नया टर्म है साई, या जो साई है PSI। इस साई के बारे में हम क्या बतलाए थे, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है साई का। तो ऐसा बतलाए थे कि एटम का सेंटर में न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट में। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा वेव जुड़ेगा। ये जो वेव जुड़ रहा है इस वेव का ये जो क्रेस्ट हुआ और ई वाला जो ट्रफ हुआ, तो क्रेस्ट का हाइट या फिर ट्रफ का डेप्थ, हाइट डेप्थ जो कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। और यही एम्पलीट्यूड जो है यहाँ साई बतला रहा है। सो साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट हो रहा है मैटर वेव, उसका एम्पलीट्यूड है और यही कहीं ना कहीं जो है वेव फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि साई यही चीज़ है। तो ये तो ठीक है, एम्पलीट्यूड बता रहा है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग मतलब कि वैसा कोई नोटिसिएबल बात जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता चल सके। तो फिर बताया गया बाद में इसके सिग्निफिकेंस को लेकर के कि साई जो है वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बतलाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बतलाएगा।
देखो जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़े थे, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में रेडियस का भी कैलकुलेशन करा था हमने, एनर्जी का भी, वेलोसिटी का भी, सबके लिए कैलकुलेशन किए थे। और यह जो रेडियस है वह रेडियस बतला रहा था कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, यही बतला रहा था। फिर हमने जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा तो वहाँ हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ है उसका एग्जैक्ट पोजीशन, उसको बतला पाना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो फिर यहाँ जब वेव फंक्शन का टर्म आया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो बोला गया कि यह साई बतलाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अधिक होगा उसके संभावना को व्यक्त करेगा, प्रोबेबिलिटी को बतलाएगा। मतलब एग्जैक्ट बात नहीं बतलाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा होगा, बतलाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी को डील करेगा या प्रोबेबिलिटी को बतलाएगा। तो ठीक है, यदि साई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है कि एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा पाया जाएगा, इस बात को यदि यह बतलाता है साई, तो फिर यहाँ से एक और दिक्कत है। एक और दिक्कत क्या है कि यह जो साई है ना, इसका कोई ना कोई मैथमेटिकल वैल्यू होता है, और यह मैथमेटिकल वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, इसके लिए नेगेटिव हो सकता है, और इसके लिए इमेजिनरी हो सकता है। ऐसा ये साई जो वेव फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन जब होता है तो मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं इसके लिए, और वह वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। अब यदि यह साई इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बतला रहा है, और आप बोल रहे हो कि साई का वैल्यू प्लस होगा, माइनस होगा, इमेजिनरी होगा, तो साई का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा उसके लिए साई का वैल्यू प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ नहीं होगा उसके लिए साई का वैल्यू जीरो आएगा। लेकिन इस साई का वैल्यू नेगेटिव और इमेजिनरी फिर कैसे, ये नेगेटिव वैल्यू क्या बतलाना चाह रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन वहाँ रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नहीं रहेगा तो जीरो वैल्यू आएगा। नेगेटिव वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। तो यदि यह साई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है, तो फिर इस साई के लिए प्लस, माइनस, इमेजिनरी जो तीन वैल्यूज आते हैं, तो उस केस में यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी केवल पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव या इमेजिनरी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यह जो साई है यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को नहीं बतलाता है, या किसी भी हाल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को नहीं बतलाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किधर मैक्सिमम होगी, न्यूक्लियस के चारों ओर एक एटम में। तो फिर इसको मॉडिफाई करके बोला गया कि चलो साई का तो कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्योंकि साई के लिए इमेजिनरी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या तो जीरो होगी या तो कोई पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है इसके लिए। तो फिर बोला गया कि साई का तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग। तो फिर बोला गया कि जो साई स्क्वायर है ना, यह बतलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि साई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि साई का स्क्वायर आप करोगे तो यह साई स्क्वायर बतलाएगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को। और यह जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोड वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, ऐसा बतलाया गया। हालांकि मोड का कंसेप्ट तो ज़बरदस्ती लगाया गया है, इसका कोई ये नहीं है इसमें। तो इसके लिए जब मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा साई का वैल्यू, तो वह कुछ इस केस में आता है ऐसे, a + IB, जहाँ आई जान रहे हो आयोटा होता है जो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, या एक इमेजिनरी टर्म होता है। इसमें से आई का स्क्वायर बराबर होता है -1, आई लिखोगे तो हो जाएगा √-1, जो कि ऑलरेडी एक इमेजिनरी वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं है।
ए और बी जो है सो कोई रियल नंबर्स होंगे यहाँ पे। तो यदि साई का वैल्यू इस फॉर्म में आता है और आप बोल रहे हो कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बतलाता है, तो फिर इसका साई का स्क्वायर कर ही लो। तो साई का स्क्वायर करोगे तो ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर है, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab तो 2aib। अब इसको फिर लिखोगे यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आई लगा दो। अब फिर से यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई। अब यदि यहाँ से आई बच रहा है और आई का हम बता रहे हैं कि √-1 ऐसे, तो फिर तो इस पूरे टर्म में एक इमेजिनरी वैल्यू आ ही गया ना -1। तो ये जो इमेजिनरी वैल्यू आया ये तो नहीं हो सकता है ना। साई स्क्वायर यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है तो इलेक्ट्रॉन या तो वहाँ पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा। पाया जाएगा तो कोई रियल पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नहीं पाया जाएगा तो 0 वैल्यू आएगा। ऐसे इमेजिनरी आने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी को बोला गया ना कि आप साई स्क्वायर नहीं बोलो। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह साई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि यह प्रोपोर्शनल होगा साई इंटू साई स्टार। एंड व्हाट इज साई स्टार? तो साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? जैसे ए मान लो कोई नंबर है 5, इसमें कोई इमेजिनरी नंबर लगा हुआ है i, तो जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगोगे तो साइन चेंज हो जाएगा -i5। या फिर पहले से a बराबर है -i5 तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में i5। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू में बतलाया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साई स्क्वायर का, फिर देखा गया कि साई के लिए इस टर्म में वैल्यूज आते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तभी भी उसमें इमेजिनरी टर्म बच ही जा रहा है। तो इसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद बोला गया कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है नॉट प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर बट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू साई इंटू साई स्टार, एंड साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। तो यदि यहाँ से साई है a प्लस आई बी, तो जो साई स्टार होगा वह होगा a माइनस आई बी। जो इमेजिनरी नंबर है ना उसके साइन को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। और अब जब दोनों का निकालोगे प्रोडक्ट साई इंटू साई स्टार का, तो a प्लस आई बी फिर a माइनस आई बी। तो अब मैथमेटिकल फार्मूला हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आई बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी आई स्क्वायर का यहाँ देखो -1 बताए हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो इसका वैल्यू आया देखो एक रियल वैल्यू आया है और इसमें कोई इमेजिनरी टर्म्स नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो यह जो साई इंटू साई स्टार है दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो साई जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मेन टर्म था जिसका कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये ओवरऑल बतलाता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, लेकिन अपना इसका कोई मतलब नहीं है। तो बाद में बोला गया कि साई का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि साई का स्क्वायर करते हैं तो यह बतलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये एग्जैक्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन कहाँ अधिक हो सकता है इसका पॉसिबिलिटी हम लोग दे सकते हैं। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होगा एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर वह पता चलेगा साई स्क्वायर से। फिर देखा गया कि नहीं, साई का जो वैल्यू है उसमें कोई इमेजिनरी टर्म भी हो सकता है, और यदि इमेजिनरी टर्म है और इस केस में आप साई का स्क्वायर करोगे तो वहाँ भी कोई ना कोई इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। और इमेजिनरी आने का मतलब हुआ नॉट रियल, आप एग्जैक्ट फिर बता ही नहीं पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी नहीं बतला पा रहे हो, एग्जैक्ट पोजिशन तो नहीं ही बताया जा सकता है।
तो फिर इसी को मॉडिफाई किया गया कि नहीं, कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह साई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल ना होकर के साई इंटू साई स्टार होगा, जहाँ साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई का। तो साई का यदि वैल्यू ए प्लस आई बी के फॉर्म में आता है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो ये जो इमेजनरी टर्म है इसका साइन चेंज कर जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ऐसे ये प्लस माइनस हो जाएगा। अभी दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ से देखो एकदम पॉजिटिव और रियल वैल्यू जा रहे हैं। तो यह साई और साई स्टार इज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मेन बात समझ गए कि इसमें से जो साई है वह बतलाएगा कि एक साई मतलब कि उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का प्रोडक्ट लोगे साई इंटू साई स्टार, तो यह बतलाएगा कि एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक किधर है, कहाँ है। और इस सबका काफ़ी बड़ा मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है, उस आधार पे पता किया जाता है। तो इतना के बाद अब इसमें से आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो मोस्ट एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल है, शुरू से कितने पढ़े हम लोग, याद करो ज़रा। सबसे पहले पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद उसमें फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, तो उसके बाद थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, और सबका कुछ ना कुछ लिमिटेशन कमी रहते ही गया। और वही सब कमी को दूर करने के लिए बीच में जो हम लोग बहुत सारे टर्म्स भी पढ़ते गए और तब फिर एक्सप्लेनेशन आते गया। तो श्रोडिंगर वेव और हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये जो तीन टर्म हम लोग पढ़े, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर को बतला रहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को बता पाना संभव नहीं है, और भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के रहने का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वह प्रोपोर्शनल होगा उसके वेव फंक्शन के स्क्वायर का। तो इसके आधार पर अब इसका जो नया एटॉमिक मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स जो हैं इसके, सबसे पहला द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड, दैट इज दे कैन हैव only certain specific values। बोल रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, वह वैल्यू वैरी नहीं करेगा। एक एटम में यदि कई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है, अपना एक फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू है जो चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है, बशर्ते कोई एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ना मिले तब। तो एक एटम में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स is due to the wave-like properties of electrons and are allowed solutions of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो इस थ्योरी का रहा कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। तो बोल रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्वांटाइज्ड हो पाया
एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू हो पाया, वह केवल एक ही वजह से, और वह कौन सा वजह है, तो इलेक्ट्रॉन का वेव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन जब तक वेव का काम नहीं करता तब तक इसका एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, तो समझो। इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है E, या टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन के चलते होगा, काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी के चलते होगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों फिक्स्ड हो, तब यह दोनों एनर्जी का वैल्यू फिक्स होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल एनर्जी भी क्या होगा, फिक्स और क्वांटाइज्ड। लेकिन पीछे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों फिक्स्ड नहीं हो सकता है। वेलोसिटी फिक्स्ड है तो पोजीशन वैरी करेगा, पोजीशन को फिक्स लोगे तो वेलोसिटी वैरी करेगा। जनरली वेलोसिटी फिक्स होता है, पोजीशन वैरी होता है इसमें। तो यदि पोजीशन वैरी कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी वैरी करेगा, तो उस हिसाब से टोटल एनर्जी भी तो वैरी करेगा, और जब टोटल एनर्जी वैरी करेगा तो फिर एनर्जी क्वांटाइज कहाँ से हुआ, नहीं हुआ। तो यदि इलेक्ट्रॉन को आप एक पार्टिकल मान करके चलते हो, तो पार्टिकल मानने से उसका एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक पोजीशन पे डिपेंड करा, दूसरा वेलोसिटी पे। अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी जब फिक्स होगा तभी ये दोनों एनर्जीज फिक्स्ड होंगे और तभी उसका टोटल एनर्जी फिक्स होगा। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी दोनों फिक्स्ड हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिर क्वांटाइज नहीं रह पाएगा यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर पोजेस करता है तो। लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है तो इसका पोजीशन तो फिक्स रहा ही नहीं। वेव का कोई पोजीशन थोड़े होता है, तो स्प्रेड होता है, लोकलाइज नहीं होता है। वेलोसिटी फिक्स होगा क्योंकि कोई ना कोई वेलोसिटी से घूमेगा तभी उसके साथ वेव जुड़ेगा। तो इसमें से हम लोग पोजीशन के एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं कर पाएंगे वेव में। तो जब शुरू से ही पोजीशन इसका अनफिक्स्ड है तो फिर यह एनर्जी ऐसे वैरी नहीं करेगा, जो है वही रहेगा, कांस्टेंट होगा एनर्जी, क्वांटाइज्ड होगा एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, वह इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। यदि इलेक्ट्रॉन का केवल पार्टिकल नेचर होता तो इसका एनर्जी कभी क्वांटाइज्ड होना पॉसिबल नहीं था। तो ये दो पॉस्टुलेट, पहला कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिर दूसरा बोला गया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट, इट गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल region in an atom where the probability of finding the electrons is maximum, and this region is called orbital. Thus this model is in accordance with हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एटॉमिक मॉडल का। क्या बोल रहा है कि इसमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग पढ़े अभी, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो टर्म आया था साई का तो कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं था अभी देखे, लेकिन साई का स्क्वायर या उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे थे तो प्रोडक्ट जो था साई और साई स्टार का वह बतला रहा था क्या, तो इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, मतलब एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर किधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा। तो वह जो रीजन है, वह जो क्षेत्र है,
एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी वह क्षेत्र कहलाता है क्या? ऑर्बिटल। और यहाँ से कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का। तो इसका मतलब कि यह जो एटॉमिक मॉडल है वह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके अनुसार चल रहा है, उसके साक्ष्य में है, उसके सपोर्ट में है। नील्स बोर ने जैसा बतलाया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर के लिए उन्होंने रेडियस कैलकुलेट किया ऑर्बिट का और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन का, और ये दोनों बातें बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी के साथ साथ उसका पोजीशन भी फिक्स है, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। यही बात तो अगेंस्ट है हाइजेनबर्ग का। इस थ्योरी में देखोगे तो वेलोसिटी तो चलो फिक्स रहेगा ही, लेकिन ये पोजीशन का एग्जैक्टनेस के बारे में बात नहीं कर रहा है कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगा। नहीं, देखो यहाँ एक वर्ड लगा हुआ मोस्ट प्रोबेबल, ये प्रोबेबिलिटी बतला रहा है, संभावना, पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा एग्जैक्ट बताना कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वह इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा समय तक रहेगा, उसके रहने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किधर है, इसके बारे में बतलाता है। और वह रीजन न्यूक्लियस के चारों ओर का जहाँ एक इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना सबसे अधिक है वह रीजन क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल कहलाएगा। तो यहाँ से ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और यही चीज़ जो है प्रोपोर्शनल हो गया साई इंटू साई स्टार का, इसी को मोड ऑफ साई स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से एक मेन ये जो कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया। अब यदि ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया तो फिर यहाँ पूछा जाएगा कि भाई ऑर्बिटल है क्या? तो ऑर्बिटल क्या है तो देख लिए कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन फिर कि ऑर्बिटल दिखता कैसा है भाई, कैसा होता है ऑर्बिटल, इसका विजुअलाइजेशन क्या है? तो बोल रहा है कि एक एटम में जो ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल मतलब कि वह रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना अधिक है, वह बेसिकली इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकेगा। So next, an atomic orbital is described with the help of wave function psi for an electron in an atom। पूरा एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ना, उस एटॉमिक ऑर्बिटल का विजुअलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस एटॉमिक ऑर्बिटल के नेचर को डिस्क्राइब किया जा सकता है उसके वेव फंक्शन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के टर्म में। और इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के टर्म में कैसे डिस्क्राइब होता है, इसके लिए हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे, या रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फिलहाल जानो कि ऑर्बिटल का कोई लोकलाइजेशन नहीं होता है। ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है साई, इसके रिस्पेक्ट में ही व्यक्त किया जाता है। अब चूँकि वेव फंक्शन में वेव का लोकलाइजेशन नहीं है, तो ऑर्बिटल का भी कोई डेफिनिट विजुअलाइजेशन या कोई डेफिनिट एग्जिस्टेंस जो है हम लोग नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट तो बता ही दिए कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्रोपोर्शनल है साई इंटू साई स्टार, या फिर इसी को हम लोग मोड ऑफ साई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसको बता चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यदि इसको आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग को एमएससी में पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने से 3 कांस्टेंट्स मिले, 3 कांस्टेंट्स, और वे 3 कांस्टेंट थे n, l एंड m। And these 3 constants which are solutions of Schrodinger wave equations are called quantum numbers।
और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, बोल रहा है कि बड़ा सा जो इक्वेशन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब उसको सॉल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन से 3 कांस्टेंट्स मिलते हैं, स्मॉल n, स्मॉल l एंड स्मॉल m, एंड दीज 3 कांस्टेंट्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स which indicate या which specify the energy and position of electron in an atom। तो यहाँ से 2 नया कंसेप्ट आ गया हम लोग के पास, एक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया और एक यहाँ से इस क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया, और ये दोनों कंसेप्ट किससे आया, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और यही दोनों टर्म जो है अब इस चैप्टर में बचे हुए हैं, इसी को काफ़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, तब जा कर के एक एटम में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और उसके पोजीशन को आप स्पेसिफाई कर पाओगे। अभी तक हम लोग क्लियर नहीं बता पाए हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन आखिर होगा किधर। चलो संभावना ही कि हाँ इधर होगा, लेकिन इधर में भी किधर होगा वो भी अभी तक हम लोग नहीं बता पाए हैं, क्योंकि रदरफोर्ड की बात करें या नील्स बोर की बात करें, दोनों ने एक ही बात कहा कि एटम का सेंटर में न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो बता दिया न्यूक्लियस, और जो उसके सेंटर में है। इलेक्ट्रॉन के बारे में दोनों बोला कि वह न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा, तो चक्कर काटेगा तो फिर भी कोई ना कोई एक वैसा क्षेत्र, एक वैसा रीजन होगा ना जहाँ वह ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा। जैसे एक व्यक्ति दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन कोई ना कोई एक जगह तो है जहाँ वह ज़्यादा समय रहता है, मे बी उसका ऑफिस हो सकता है, मे बी उसका घर हो सकता है जहाँ से वह ज़्यादा समय रहता है। तो उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन घूमते भी रहता है, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो होगा जहाँ वह ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि यहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कि हाँ ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा। तो वही पॉसिबिलिटी के बारे में बतलाता है, जिसको कि ऑर्बिटल के टर्म में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यह क्वांटम नंबर, जो आगे इस चैप्टर में डिटेल से जो है हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।